इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पर, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। बिंदु स्रोत से समांतर प्रकाश पुंज बनाना है, मतलब समांतर रेखाएं जाएं बिंदु स्रोत से। तो ऐसा दो केस में संभव है। मान लीजिए ये हमारा स्रोत है, तो एक तो उत्तल लेंस में, क्योंकि उत्तल लेंस से अगर बिंदु स्रोत से गुजारेंगे तो लेंस से गुजरने के बाद वो समांतर हो जाएंगी। और दूसरा ऐसा संभव है अवतल दर्पण में। अगर अवतल दर्पण के फोकस पे बिंदु स्रोत को रखें तो उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाएंगी। तो इसके दो आंसर हैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, दोनों से ही एक बिंदु स्रोत से हम समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त कर सकते हैं। 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है, मतलब सामने उसके खड़ी है। इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी जो है वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दे रखी है जो बिंब है, वस्तु है, उसका साइज और जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसका साइज, ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। साथ में आपको बताया हुआ है कि ये अवतल दर्पण है। ये भी बताया हुआ है कि जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी कितनी है, और हमसे पूछा है फोकस दूरी। तो इसमें एक से ज़्यादा फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। हम इसको सोल्व करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम वस्तु की लंबाई और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई से हम जो आवर्धन है वो निकालेंगे। आवर्धन का सूत्र होता है, m से डिनोट करते हैं इसको, m बराबर है h डैश, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई, बटा h, मतलब जो बिंब है उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले h डैश, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा तो उसकी जगह पर हम रखेंगे -5, और बिंब जो है वो सीधा रखा है, उसके लिए हम यहाँ पर रखेंगे +10। तो यहाँ पर मेरे पास जो आवर्धन है वो निकल के आएगा -1/2। अब इस आवर्धन का एक सूत्र और होता है। वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है m बराबर -v/u, जहाँ पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो बिंब की दूरी है। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, हमें बिंब की दूरी निकालनी है, क्योंकि उसी से हम फोकस दूरी निकाल पाएंगे। तो पहले हमारा ध्यान रहेगा कि हम u को निकाल पाएँ। तो u के लिए हमारे पास m की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, -1/2 है, इसके जगह मैं -1/2 रख देता हूँ, बराबर माइनस का साइन। v हमें दिया है 30, और v जो है वो -30 होगा, क्योंकि हम इसको जो किरणें हैं उनके उल्टी दिशा में माप रहे हैं। ठीक है, u हमने निकालना है। इससे हम करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और हमने u निकालना है तो इस u को ऊपर लेके जाते हैं इधर, और ये जो 2 है इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -u = 30 × 2, मतलब -u बराबर है 60, या फिर मैं ये कहूँ u बराबर है -60 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ गई 60। इससे हम, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, v जो है हमें पहले ही दी हुई है -30, u जो है वो हमने अभी निकाला है -60, और हमने निकालनी है फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए हमारे पास दर्पण सूत्र है, जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v जमा 1/u। इसमें हमारे पास v और u दोनों है तो इसको पुट कर देंगे और फिर हम ये निकालेंगे। 1/f बराबर 1/-30 प्लस 1/-60। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/30 - 1/60। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे।
इनका एलसीएम निकल के आएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ -1, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। -3/60 ये वैल्यू आई है 1/f की, हमने f की निकालनी है तो f आ जाएगा, f बराबर है 60/320 और माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास फोकस दूरी जो है वो आ गई -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, -20 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल पेपर में ज़रूर आएंगे। पहले आवर्धन का सूत्र लगा है, फिर आवर्धन का दूसरे सूत्र से हमने u की वैल्यू निकाली, u की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने दर्पण सूत्र से f की वैल्यू निकाल ली जो आई -20। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो है वो बिंब से बड़ा प्रतिबिंब दो सिचुएशन में बना सकता है, एक में वास्तविक बनता है, दूसरे में आभासी बनता है। अगर ये फोकस दूरी और इस ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब इधर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। लेकिन हमसे पूछा है बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक कब बनता है, तो उसके लिए सिचुएशन ये है, ऐसा बनाने के लिए वस्तु को रखना पड़ेगा जो हमारा वक्रता केंद्र होता है वहाँ और फोकस के बीच में। अगर हम इसके बीच में रखें तो जो प्रतिबिंब है वो सी से परे, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए सी और एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर उसको रखेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन नंबर सी है, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप जो 6 सिचुएशन दी है उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र दिया हुआ है आपको, एक माध्यम ए है, एक माध्यम बी है। हमने माध्यम ए के सापेक्ष में माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालना है। तो जो स्नेल का नियम है उसके हिसाब से हम ये निकालेंगे। और स्नेल का नियम ये कहता है, मान लीजिए माध्यम ए का जो अपवर्तनांक है वो है एन ए और माध्यम बी का जो अपवर्तनांक है वो है एन बी, और हमने निकालना है माध्यम बी का रेस्पेक्ट माध्यम ए। तो हमने जो निकालना है वो होगा एन बी बाई एन ए, ये हमने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए किरण जो है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है, किरण के रास्ते को ही फॉलो करते हम देखेंगे कि ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है। और स्नेल का नियम ये कहता है कि जिस माध्यम में आई बन रहा है उसके लिए बनेगा एन ए साइन आई बराबर, जिसमें आर बन रहा है उसके लिए एन बी साइन आर। दोनों की वैल्यू रख देंगे, एन ए साइन 60 इज इक्वल टू एन बी साइन 45। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर एन बी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। हमने निकालना है एन बी बाई एन ए। तो ये एन ए अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो वो एन बी के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू, ये √2, ये इसके दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा √3/2 और ऊपर चला गया √2। अब अगर इसको मैं करूँ नीचे वाले को तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा √3/2। एन बी बाई एन ए की वैल्यू आ गई √3/2 और वही माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा ए के सापेक्ष में। तो इसका आंसर होगा √3/√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इस चित्र में दिए अनुसार
माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष में माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो किरण इस तरह से जा रही है, जैसे ही माध्यम बदला किरण जो है वो अंदर की तरफ मुड़ गई, मतलब जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ मुड़ गई। इसका अर्थ ये है कि जो माध्यम बी है वो सघन माध्यम है, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो अगर ए के सापेक्ष में बताएं तो जो बी का अपवर्तनांक है वो 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। अगर किरण अंदर की तरफ मुड़े तो 1 से अधिक होगा, अगर ये किरण बाहर की ओर मुड़ जाती तो वो 1 से कम होता। तो अंदर की ओर मुड़ने का अर्थ है कि माध्यम बी में जो चाल है प्रकाश की वो धीमी हो गई है, क्योंकि वो सघन माध्यम है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। चित्र में दिए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए और बी से आपतित होकर क्रमशः सी और डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, किसकी वजह से ये बाहर निकल सकता है। तो देखिए अगर इसके अंदर मैं एक स्लैब ऐसे और एक स्लैब ऐसे रख दूं तो स्लैब पर ये प्रकाश जो है वो तिरछा जाएगा, तिरछा जाएगा तो कांच की स्लैब है वो अंदर की ओर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर। उसके बाद जैसे बाहर जाएगा वो फिर बाहर की ओर मुड़ेगा। तो केवल और केवल एक कांच के आयताकार स्लैब में ये संभव है। दूसरे में अगर देखें तो सीधा फिर अंदर की ओर मुड़ेगा, फिर वो बाहर की ओर मुड़ जाएगा। तो दोनों ऊपर और नीचे जो है वो कांच का आयताकार स्लैब हो सकता है। उत्तल लेंस होता तो किरणों को मिला देता एक जगह पर, अवतल होता तो फैला देता। प्रिज्म से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रिज्म जो है वो विक्षेपित करती है या फिर उसके जो 7 रंग है उसमें विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर केवल कांच का आयताकार स्लैब ही हो सकता है, तिरछा हुआ रखा हुआ। फिर से वैसा ही सवाल है, इस चित्र में ये किरणें दिखाई गई है और यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप, ये जो 10 नंबर किरण 11 नंबर जो किरण है वो नीचे से निकल रही है, मतलब बिल्कुल अपोजिट। 1 नंबर जो किरण है वो ऊपर जा रही है, मतलब किरणें कुछ इस तरह से जा रही है। 11 नंबर इस तरह से, 1 नंबर इस तरह से, 10 नंबर ऐसे, इस तरह से किरणें जा रही हैं। तो ये जो समांतर किरणें आ रही हैं 10-11, ये पहले एक बिंदु पर मिल रही हैं और उसके बाद फिर फैल रही हैं बाहर की तरफ, और मिलाने का काम सिर्फ एक उत्तल लेंस कर सकता है। अब उत्तल लेंस किस तरह से हो सकता है इसमें, मान लीजिए इसके अंदर एक उत्तल लेंस रखा है, 1 मिनट, मान लीजिए इसमें उत्तल लेंस रखा हुआ है। उत्तल लेंस किरणों को एक जगह मिलाएगा, जहाँ मिलेंगी और उसके बाद क्रॉस करेंगी तो वो किरणें आगे निकल जाएंगी। इस तरह से ये जो किरणें हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे मिलके फिर बाद में फैल रही हैं, और ऐसा केवल उत्तल लेंस कर सकता है। अवतल लेंस इसका आंसर नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किरणें तो बाहर जाके फैल रही हैं, लेकिन आप सोचिए अगर अवतल लेंस होता, अगर अवतल लेंस होता, ये किरण जा रही है, ये 11 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये इसको इधर भेजता 11 नंबर को, और ये टकराने के बाद ये इधर आती 1 नंबर, मतलब जिस साइड 1 नंबर है उसी साइड 1 नंबर होता, 11 भी उसी साइड होता। लेकिन है क्या इसमें, 11 नंबर अपोजिट, 1 नंबर अपोजिट। तो इसमें उत्तल लेंस ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी वेबसाइट पे आपको ये आंसर गलत मिलेगा, वेदांतु बायजूस सब जगह गलत दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं। 0.25 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता बतानी है, क्या हो सकती है। देखिए 0.25 के हिसाब से क्षमता तो होगी 4, लेकिन यहाँ पर साइन देखना है हमने, प्लस या माइनस। तो उत्तल जो लेंस होता है उसकी पावर हमेशा प्लस होती है, अवतल की पावर हमेशा माइनस होती है। तो इस सवाल में 2 ऑप्शन सही है हमारे। एक तो पहला 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है,
4 तो होगी 0.25 के हिसाब से, लेकिन उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये सही है। और अवतल लेंस की हमेशा नेगेटिव पावर होती है, माइनस पावर होती है, तो डी ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी हर जगह ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन इसके ए और डी दोनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि पावर होगी 4 और उत्तल लेंस के लिए +4, अवतल के लिए -4। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन। देखिए, वाहनों में जो पीछे देखने के दर्पण होते हैं, उनमें जो वाहन पीछे से आते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। छोटे दिखाई देने का मतलब है उनका जो इमेज बन रहा है, उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है। और अगर छोटा बन रहा है तो आवर्धन जो है वो 1 से कम होगा, 1 से कम। अगर बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है तो 1 से कम आवर्धन होता है। अगर छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन 1 से ज़्यादा होता है। तो पीछे देखने वाले जो दर्पण लगे होते हैं उनमें छोटी वस्तुएं दिखाई देती है, मतलब बड़े से छोटा। बड़े से छोटे का अर्थ है कि आवर्धन जो है वो 1 से कम रहेगा। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बन सके। देखिए, अगर अवतल दर्पण के ऊपर सूरज की किरणों का अर्थ है कि समांतर किरणें आ रही हैं और वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर मिल रही हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि उस दर्पण का जो फोकस दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। अब फिर हमसे पूछा है कि उसके सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि समान साइज का प्रतिबिंब बने। समान साइज का प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। एक मिनट, हाँ, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो है वो फोकस से दुगना होता है। फोकस है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सी पर रख दूँ वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब उल्टा और समान साइज का बनेगा। जितनी ऊंची वस्तु है उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर उसका दूरी होगा जहाँ पर उसको रखना है समान प्रतिबिंब बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। देखिए, दूर कोई ऊंची बिल्डिंग है, उसका पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो किस में से डेफिनेटली बन जाएगा ये पूछा है। वैसे तो अगर आप देखें तो तीनों ही प्रकार के दर्पण, अवतल, उत्तल और समतल, इनमें बन सकता है, लेकिन दर्पणों का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि अवतल जो दर्पण है उसमें वस्तु का साइज छोटा या बड़ा कैसा भी दिख सकता है। उत्तल जो दर्पण है उसमें हमेशा साइज छोटा बनता है और समतल जो दर्पण है उसमें समान साइज बनता है। तो हम तीनों से ही पूरी बिल्डिंग का प्रतिबिंब देख सकते हैं, परंतु दर्पण का साइज अलग अलग हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटे से दर्पण में भी देख सकते हैं। अवतल में ये निर्भर करेगा कि कितनी दूरी पर रखा है तो भी देख सकते हैं। और समतल में हमें काफ़ी बड़ा समतल दर्पण चाहिए होगा जिसमें उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की लिमिटेशन तो लगाई नहीं है कि साइज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन सब के बारे में तो बोला नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि हम तीनों ही दर्पण में दूर स्थित किसी भवन का प्रतिबिंब देख सकते हैं, पूरा प्रतिबिंब। लेकिन इसका आंसर काफ़ी जगह पर उत्तल दर्पण दे रखा है। उन्होंने कह रखा है कि उत्तल दर्पण जो है वो चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, तो उसमें पक्का दिख जाएगी, उसका फील्ड ऑफ व्यू देखने का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं बाकी दर्पणों की बात करूं तो बाकी दर्पणों में भी
हम एडजस्टमेंट करके आगे पीछे करके दर्पण का साइज़ घटा बढ़ाकर हम ये जो बिल्डिंग का चित्र है वो देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी रहेगा। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? देखिए टॉर्च इस तरह से शेप की होती है जहाँ पर यहाँ बल्ब लगा होता है, और बल्ब से जब किरणें जाती हैं तो किरणें उससे टकरा कर लगभग पैरेलल जो है, लगभग समांतर जो है वो फोकस या फिर प्रकाश पुंज बनता है। और समांतर तभी बनता है जब फोकस के आसपास स्रोत रखा जाए। कहाँ पर? फोकस के आसपास। तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, मतलब फोकस जो पॉइंट होता है उसके अगर आसपास रखेंगे तो ही समांतर पुंज बनता है। और टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट में लगभग लगभग समांतर जो है वो प्रकाश पुंज निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम समतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, अवतल पर भी, उत्तल पर भी। कैसा भी दर्पण हो उसके ऊपर परावर्तन के सभी नियम जो हैं वो लागू होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, सभी दर्पणों पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। सभी दर्पणों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि केवल अवतल दर्पण पर ही लागू होते हैं, लेकिन समतल, अवतल, उत्तल सभी पर ये नियम जो हैं वो लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ जो है वो चार चित्रों से दिखाया गया, कौन सा सही है? हवा से कांच। अब हवा से कांच में जाएगा तो सीधी तो रेखा जाएगी नहीं, क्योंकि हवा जो है वो विरल होती है, विरल माध्यम होती है। कांच जो है वो सघन माध्यम होता है। तो किरण जो है वो बैंड तो होगी, मुड़ेगी, और ये कांच सघन है इसलिए वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। जैसे बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो दूसरा चित्र आप देखिए, पहले नॉर्मल की तरफ, फिर नॉर्मल से दूर। तो दूसरा जो चित्र है वो हमारा एकदम सही है। आपकी बुक में भी जो आयताकार स्लैब का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसमें भी ऐसा ही चित्र बनता है। अगर आप देखें तो केवल ऑप्शन बी हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन और केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? जो सबसे ज़्यादा सघन माध्यम होगा उसी में किरण जो है वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगी। जैसे कि केरोसिन है हमारे पास, जल है, तारपीन का तेल और बेंजीन। इनमें सबसे ज़्यादा सघन जो है वो बेंजीन होता है। बेंजीन का जो अपवर्तनांक है लगभग 1.5। जो तारपीन का तेल है उसका लगभग 1.47। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, और केरोसिन जो है इसका होता है लगभग 1.44। तो इन सभी में बेंजीन सबसे ज़्यादा सघन है, और जो जितना सघन होगा किरण जो है उतना ही ज़्यादा मुड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि समान कोण पर तिरछी आपतित कोई किरण सबसे अधिक कहाँ मुड़ेगी, मतलब ये कोण सबके लिए समान है, आपतन कोण समान है सभी के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो बैंड होगा वो बेंजीन के केस में होगा, क्योंकि उसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है बाकियों से। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित किरण के लिए निम्न में से कौन सा आरेख सही है? देखिए आपतित किरण जा रही है जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण हमेशा टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। तो जिसमें फोकस से गुजरते हुए दिखा रखा है चार ऑप्शन में, ए बी सी डी, वो हमारा सही होगा। अब यहाँ पर ये फोकस से थोड़ा सा अंदर से गुजर रही है, ये 2F से गुजर रही है, ये वापस ही चल पड़ी, उधर ही गई उधर ही वापस आ गई, ये तो संभव नहीं है, और ये जा रही है F से, देख लीजिए यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र के अनुसार, अब की बार ये चित्र दिया है, इसके अनुसार फिर से सही को छांटना है। अब आप देखिए कि एक जो आपतित किरण है वो फोकस से गुजर रही है। अब फोकस से गुजरने के बाद जब वो लेंस से अपवर्तित होगी तो वो समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर।
तो मुख्य अक्ष के समांतर जो दिखा रखा है वो सही है। यहाँ पर पहला ही चित्र आप देखो, मुख्य अक्ष के समांतर है किरण, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी में ये भी गलत है। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि दर्पण थोड़ी है। और ये सीधी नहीं गुजरती, क्योंकि सीधी तो जो है वो ओ से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा, शरीर का मध्य हिस्सा लगभग समान साइज का और पैर उसके छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैजिक दर्पण जो है वो कैसे बना है शीर्ष से नीचे तक। तो देखिए, सिर जो है वो तो बड़ा दिख रहा है, बीच का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो समान दिख रहा है, जो टांगे उसकी हैं लंबी वो छोटी दिख रही हैं। ये है व्यक्ति और ये उसका प्रतिबिंब। तो सिर बड़ा का अर्थ है कि ऊपर वाला जो दर्पण लगा है वो आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। और बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण बना सकता है। तो ऊपर तो अवतल दर्पण है, बीच का हिस्सा समान समान जो है वो बनाता है हमारा समतल दर्पण। तो बीच में समतल दर्पण लगा है और नीचे का हिस्सा छोटा दिख रहा है, इसका अर्थ है नीचे जो है उसमें उत्तल दर्पण लगा है। कुछ इस तरह का दर्पण है जिसकी वजह से उसका सर बड़ा, बीच का हिस्सा समान और नीचे उसकी टांगें छोटी नज़र आ रही हैं। तो पहले अवतल, फिर समतल और उसके बाद उत्तल। अवतल, समतल, उत्तल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यंत या अत्यधिक छोटा बनेगा? किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा? देखो, चाहे उत्तल लेंस है, इनफाइनाइट से आ रहा था, बिंदु आकार का बन रहा है। चाहो तो अवतल लेंस है, उसमें असल में मिलेगी नहीं लेकिन प्रतिबिंब बनेगा, फिर से वही। ऐसे ही दोनों प्रकार के जो दर्पण हैं उनमें भी दूर से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब बनता है बिंदु आकार का। इसमें भी दूर से आने वाली जो किरणें हैं उनका प्रतिबिंब बनेगा बिंदु आकार का। तो चारों में ही बनता है। तो चारों के लिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, चारों में ही अगर इनफाइनाइट अनंत से कोई प्रतिबिंब जो प्रकाश है वो आ रहा है तो उसका अत्यंत छोटा का मतलब होता है कि बिंदु आकार का बन रहा है। तो वो चारों में ही बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस जो है वो समाप्त होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।